दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि हम पिछले 1-2 महीने से लगातार देख रहे हैं जो प्रत्याशी मैदान में वो सुबह से निकलते हैं और रात तक जनता जनार्दन के बीच आशीर्वाद मांग रहे हैं। मेरे साथ उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आमेर से भाजपा के प्रत्याशी सतीश पूनिया हैं। उनके साथ हम आज सुबह से एक चाय से स्टार्ट किए है और लगातार रहेंगे किस तरह उनका दिनचर्या रहती है, किस तरह मतदाताओं से संपर्क करते हो, किन मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है। सतीश जी, अभी आप निकल रहे हैं, शायद आज तो आपका आमेर विधानसभा के अलावा कहीं कार्यक्रम है, लेकिन क्या किस तरह का आपका रहता है रूटीन जो रहता है आपका? देर रात को सुबह जल्दी शुरुआत होती है 6 बजे से और फिर देर रात को जिसका कोई लिमिट है नहीं 2-3 बजे तक जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जनरली बहुत लेट नाइट या मिडनाइट तक ये सारा सिलसिला चलता है, जिसमें जनसंपर्क भी है, छोटी सभाएं भी हैं, बड़ी सभाएं भी हैं, व्यक्तिगत मुलाकातें भी हैं। तो कुल मिला के मिश्रित सा कार्यक्रम रहता है जो लगभग 1 महीने का ये पूरा हेक्टिक इस तरीके का रहता है जो जायज सा है। अभी कहाँ निकल रहे हैं? आज तो निवाई में रोड शो है, हमारे रामसाय वर्मा जी हैं उनके समर्थन में, और उसके बाद 1 बजे से अपने क्षेत्र में रहूंगा। मैं अभी वो आमेर विधानसभा को देख रहा था, उसको रीड कर रहा था, आमेर विधानसभा का इतिहास क्या रहा है। तो यहाँ 1985 में यहाँ से भैरव सिंह शेखावत भी MLA बने थे, और शेखावत का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद 2000 के आसपास का जिक्र है, वो उपचुनाव हुआ था, उस समय आप उनके साथ थे, तो उन्होंने बात कही थी कि सतीश पूनिया राजस्थान का भविष्य है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो कार्यकर्ता से जीवन शुरू किया और पार्टी ने मुझे अध्यक्ष जैसी जिम्मेवारी देके मेरी पूरी बिरादरी का और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। शेखावत साहब से बहुत सीखने को मिला और उनका वरद हस्त भी था और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी था, इसलिए उनकी सद्भावनाएं आज भी काम आती है। मैं जिस मुकाम पर हूं तो ऐसे लोगों के आशीर्वाद से ही हूं। लेकिन जहां तक संभावना का प्रश्न है, मेरे जैसे व्यक्ति का आमेर की सीट पर चुनाव लड़ना अपने आप में एक गौरव की बात है। वहां पर जीतना, विधायक बनना मेरे लिए गर्व की बात है, और साथ ही साथ लगातार 10 वर्षों से काम करने के बाद जो जनता का समर्थन मिला है वो भी मेरे लिए आनंद का विषय है। भाई साहब, इन दोनों जो विपक्षी पार्टी है OBC को खासकर बड़ा मुद्दा बना रही है कि OBC के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया, चाहे वो हाल ही में महिला रिजर्वेशन की बात हो उसमें OBC को आरक्षण नहीं दिया, और तमाम मुद्दों को लेकर आप पर हमलावर है वो। तो क्या मानते हैं इस बार हम उम्मीद करें कि OBC चेहरा राजस्थान में देखने को मिल सकता है, या आप इसको किस रूप में लेते हैं? क्या है उनके आरोपों में दम है कि भारतीय जनता पार्टी OBC पर फोकस नहीं कर रही है? मेरे ख्याल से OBC को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने के बाद केंद्र में, उसके बाद आज से लगभग 1 दर्जन OBC के मंत्री मोदी सरकार में हैं, और जो मैंने कहा कि मेरे से पहले मदन लाल सैनी जी और मैं खुद उसी समुदाय से आते हैं और हमें पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो मुझे लगता नहीं पार्टी कहीं अनदेखी करती है। और कांग्रेस जरूर सियासत करती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस जातियों का खेल खेलने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे की साजिश साफ तौर पर नजर आती है कि लोग बाग सनातन के नाम पर एकजुट हुए, लामबंद हुए हैं। तो कांग्रेस की जो चिंता है वो अपने वोट बैंक को लेकर है कि इतने दिनों तक अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल का जो खेल खेला है, उसके कारण उनको जरूर ये तकलीफ हुई, और इसलिए इन्होंने ये OBC का एक अपनी तरफ से ट्रम्प खेलने की कोशिश की, जो सफल नहीं होंगे। क्योंकि एक पल, एक क्षण कीमती है सभी के लिए, तो हम गाड़ी में भाई साहब के साथ बैठेंगे और आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे उनको निवाई निकलना है। मेरे सहयोगी दिनेश आगे अपना मोर्चा संभाले और मैं सतीश जी के साथ बैठे हैं। लगातार आगे की क्या दिनचर्या रहेगी, आगे किस तरह का शेड्यूल उनका रहेगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं जी। तो हम आगे की चर्चा कर लेते हैं। अभी आप चूंकि समय कम था, लिहाजा हमने भी इसका यूज कर लिया, जिससे आपको भी समय ज़्यादा गंवाना नहीं पड़े। फिलहाल हम चूंकि निवाई निकल रहे हैं, सतीश जी और हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं किन किन मुद्दों को टच करेंगे। एक मुद्दा है चूंकि आपके जहन में भी आ रहा होगा, खुद सतीश पूनिया आमेर से प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी वो निवाई निकल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो अपने स्टार प्रचारक है उनको उतारा। ऐसा एक नाम आता है किरोड़ीलाल मीणा, जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर वो जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। सतीश जी, कांग्रेस तो कह रही है कि उन्होंने जो आप तमाम दिग्गज चेहरे हैं उनके सामने ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं कि आप अपने ही क्षेत्र में सिमट जाएंगे, लेकिन हम तस्वीर जुदा देख रहे हैं। आप खुद कई विधानसभाओं में प्रचार कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा की बात करें तो वो अपने क्षेत्र के अलावा कई जगह जनसभाएं, रोड शो कर रहे हैं।
नहीं, देखिए, चुनाव तो कम समय का था, इसलिए अपने क्षेत्र पर फोकस करना भी एक प्राथमिकता होती है, लेकिन पार्टी के नाते भी फर्ज है कि हम आसपास के क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करें और जहां डिमांड आती है वहां पर करें। इसलिए सब लोग, जहां मैं भी नॉमिनेशन में कम से कम आधा दर्जन विधानसभाओं में गया हूं, तो कोशिश यही रहती कि हम अपनी पार्टी के बाकी जगह को भी मजबूत करें, जैसी डिमांड आती है उसको पूरा करें। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारा फर्ज भी है, नैतिक दायित्व भी है। कांग्रेस का आरोप में दम इसलिए नहीं है कि इस बार बहुत कम समय का चुनाव था, इसलिए क्षेत्र की भी कुछ प्राथमिकताएं रहती है, उनको भी निभाना होता है, लेकिन हम साथ साथ दूसरे क्षेत्रों को भी ख्याल करते हैं। किसी न किसी रूप से उम्मीदवार की मदद हम निश्चित करते हैं। किरोड़ीलाल मीणा को लेकर क्या कहना है आपका, क्या रहेगा उनका, कि चुनाव में उतर रहे हैं, आपके स्टार प्रचारक हैं? देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक संघर्षशील नेता है और उन्होंने विपक्ष के नाते भी बड़े मुद्दों पर संघर्ष किया है और पार्टी के एक किस्म से वो एसेट हैं। और मेरी तो बड़े भाई के रूप में हमने साथ में काम किया है। वो उपाध्यक्ष थे, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था एक लंबे अरसे तक। तो मेरी सद्भावना रहेंगी कि उन जैसे कद्दावर लोग सदन में आएं और उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि वो अच्छे अंतर से जीतें, क्योंकि इस तरीके के लोग जीतकर सदन में आएंगे तो हम लोग एक अच्छी मजबूत सरकार को चला पाएंगे। अच्छे अनुभवी लोग सदन में रहेंगे और सरकार में रहेंगे तो उसका लाभ हमें मिलेगा। तो पार्टी के विचार के लोग, हमारे संगठन के लोग भी, व्यक्तिगत हमारे शुभचिंतक हितैषी, उनके लिए कोशिश में लगे कि किरोड़ीलाल जी अच्छे अंतर से जीतें और निश्चित रूप से जीतेंगे भी। बिल्कुल भाई साहब, भाजपा का संकल्प पत्र और कांग्रेस का मैनिफेस्टो दोनों अब जनता के सामने हैं। क्या अंतर आप पाते हैं दोनों में? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो संकल्प पत्र है उसका मतलब जो संकल्प आप लेंगे वो वायदे पूरे करेंगे, कांग्रेस भी लगभग यही बात दोहरा रही है। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। हम वही कहते हैं जो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। और उनका यदि ट्रैक देखना हो तो उनका जन घोषणा पत्र अपने आप में इस बात की कहानी बयान कर देगा। आप शुरू से चलिए किसानों की कर्जा माफी पे, आज जो इन्होंने जो चीजें कही हैं और उसको देख लीजिए, तो कांग्रेस की घोषणा होती है लेकिन वो धरातल पर क्रियान्वित नहीं होती। कांग्रेस की घोषणा की कमी यही है कि घोषणा तो वो करते हैं, इसलिए मैंने सदन में मुख्यमंत्री जी को घोषणावीर कहा था। घोषणाएं करते हैं पर लागू नहीं करते हैं। किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में उन्होंने बहुत चीजें कही थी पर वो धरातल पर उतरी नहीं। 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी, नौकरियों का आंकड़ा 76,000 का है। और इसलिए पेपर लीक से लेकर तमाम ऐसी चीजें हुई थी। कानून व्यवस्था की बदहाली हुई, जिसके बारे में उन्होंने एश्योर किया कि हम साइबर सेल को मजबूत बनाएंगे, अच्छी पुलिसिंग करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनका जो मैनिफेस्टो है उसको यदि 18 से कंपेयर करेंगे तो 60% भी काम उस पर नहीं हुआ है, केवल घोषणाएं हुई हैं। आज भी आप देखिए, कॉलेज खोले लेकिन दरी पट्टी पे कॉलेज चलता है, फैकल्टी है नहीं, इमारतें है नहीं। महात्मा गांधी स्कूल खोल दिए, अस्पतालों की हालत खराब है। कोरोना के बाद भी जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे तरीके से खराब है। जनता क्लिनिक की बात कही, न जनता है न क्लिनिक है। तो ऐसी बहुत सारे कंट्रास्ट आपको मिलेगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट शुरुआत करी, इन्हीं की सरकार ने सैंपल लिए तो उसमें मिलावट मिली। तो कुल मिलाकर जो उनका मैनिफेस्टो है उस पर लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि 18 में वो ऐसा जन घोषणा पत्र जारी कर चुके थे जो धरातल पर नहीं आया था। कि हमने जो जनता को गारंटियां दी हैं, खासकर सीएम गहलोत या उनके तमाम मंत्री लगातार जनता के बीच जाकर यही कह रहे हैं कि हमारी गारंटियां हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो चिकित्सा हो, तमाम मुद्दों से जुड़ी हम गारंटियां दे रहे हो। तो गारंटियों के बल पर ही वो रिपीट की बात कर रहे हैं कि सरकार रिपीट करेंगे। देखिए, उनको लोगों की जिंदगी की गारंटी देनी चाहिए, उनको महफूज रखना चाहिए था, लेकिन वो गारंटी नहीं दे पाए और 7 हत्याएं रोज होती हैं। उसी तर्ज पर वो बेरोजगारी को दूर करने की बात करते थे, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी है। उसके बाद पेपर लीक है। न उन्होंने पेपर लीक रोकने की गारंटी दी, न रोजगार देने की गारंटी दी। तीसरा, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन मेरे ख्याल से राजस्थान की मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट है ये, और इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने की कोई गारंटी नहीं दी। महिलाओं के उत्पीड़न, दुष्कर्म हुए, उसके बारे में महिलाओं के संरक्षण की कोई गारंटी इनके पास नहीं है। किसानों की सहूलियत की कोई गारंटी नहीं है। दलित, वंचित और पिछड़ों के लिए इनकी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए सुरक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, पेयजल से लेके, स्कूल से लेके सड़क तक इनकी कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए लोग जो कही गई गारंटियां हैं उन पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। ये गारंटी फेल होती हुई नजर आ रही है।
सवाल मेरे ध्यान में बार बार आ रहा है, भाई साहब, हम भी आपको भाई साहब भी कहते हैं, तमाम मीडिया कर्मी आपको भाई साहब कहकर ही संबोधित करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन आमेर में हमने जब देखा तो वहाँ के बच्चे आपको भाई साहब कहते हैं, बुजुर्ग आपको भाई साहब कहते हैं, युवा आपको भाई साहब कहते हैं। तो भाई साहब के पीछे क्या, ये लोकप्रियता का कौन सा पैमाना है? भाई साहब क्यों कहते हैं आपको? सारे उम्र का कोई तकाजा ही नहीं है, सभी भाई साहब कहते हैं। देखिए, मैं राजनीति में बरसों से हूँ। मैं किस मुकाम पे होता हूँ नहीं होता हूँ ये दिगर बात है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिनको संगठन के कार्यकर्ता का भी प्रेम मिला और जनता का भी अपार प्रेम मिला। इसलिए 8 साल का बच्चा और 80 साल का बुजुर्ग ये भाई साहब कहता तो एक तरीके का एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक टाइटल वो हो गया। ये टाइटल भरोसे का है, ये टाइटल उस सद्भावना का है कि छोटा व्यक्ति भी मुझे कुर्ता पकड़ के खींच सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति भी हाथ पकड़ के खींचता है। तो ये कुल मिलाकर एक भावनात्मक लगाव है जो बहुत बिरला होता है। इसमें जो किसी विधानसभा को परिवार की तरह पोषण करना, ये उसका बड़ा कारण है कि मैंने इसको कभी विधानसभा क्षेत्र नहीं माना, कर्म भूमि नहीं माना, मैंने इसको परिवार माना और परिवार की तरह ही कोरोना में सेवा करी और आज भी परिवार की तरह ही सेवा करता हूं। इसलिए मैं वहां विधायक कम हूं और भाई साहब ज्यादा हूं। कोरोना में आप 3 बार पॉजिटिव हुए और इसके पीछे भी वजह आप यही बताते हैं कि आप लगातार सक्रिय रहे, जनता के बीच रहे। बिल्कुल, पार्टी के निर्देश थे कि कोई भूखा न सोए, किसी को किसी तरीके की तकलीफ नहीं हो, तो हम हेल्पलाइन चलाते थे, राशन बांटते थे, सहयोग किचन चलाते थे। वो हमारा एक इनोवेशन था आमेर के लिए। राशन की व्यवस्था हम बराबर मित्रों के सहयोग से करते थे। इवन पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर जो सरकार ने नहीं दिए वो हमने हेल्थ वर्कर्स को दिए। तो कुल मिलाकर उसके कारण जो लोगों के बीच में एक सकारात्मकता है और सेवा से प्रतिफल मिलता ही है, वो दुआओं के रूप में आपको द्विगुणित होता है। तो स्वाभाविक तौर पर उसका भी एक बड़ा कारण है कि लोगों का